हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जाकर के वर्णमाला से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। आज हम पुनः वर्णमाला से संबंधित कुछ और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है पा, दूसरा था, अगला है बा और अगला है शा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सघोष वर्ण कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है, अर्थात का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या चा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ऐसे ही किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारे जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, या, रा, ला, वा, और जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर हमारे सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड़ा और ढ़ा। ये इतने वर्ण हमारे सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण यारा लावा और उत्क्षिप्त व्यंजन अढ़ा और ढ़ा, ड़ा और ढ़ा में सघोष वर्ण है। तो आइए देखते हैं कि जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें कौन सा वर्ण जो है वो हमारा सघोष वर्ण है। तो पा हमारा पहला वर्ण है, इसलिए हो नहीं सकता है। था हमारा दूसरा वर्ण है, ये विकल्प भी गलत है। और बा हमारा तीसरा वर्ण है, ये कुछ कुछ सही है। लेकिन अगला वाला भी देख लेते हैं कि जो सा है वो हमारे सघोष वर्ण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। बा हमारा तीसरा वर्ण होने के कारण सही आंसर है कि सघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण ऊष्म वर्ण है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है या बहुत अधिक ऊष्मा वायु निकलती है, ऐसे वर्णों को ऊष्म वर्ण के अंतर्गत माना जाता है। तो हमारे ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? सा, श, श और हा। ये चार वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं, इन जो चार विकल्प दिए हुए हैं इन विकल्पों में हमारा ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो पहला वर्ण आपको मिला हा। हा हमारा ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प नंबर पहला ही हमारा सही है कि हा हमारा ऊष्म वर्ण है। इसके अलावा जो ला लिखा हुआ है ये पार्श्विक वर्ण है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक वर्ण हमारा कौन सा है। तो ला हमारा पार्श्विक वर्ण है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस वर्ण के उच्चारण में हमारे जो मुख से ध्वनि निकलती है वो पीछे की तरफ से निकलती है, इसीलिए इसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। माँ हमारा स्पर्श व्यंजन है और जा हमारा स्पर्श व्यंजन है।
का से लगा करके पा वर्ग तक सभी 25 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो मां और जा हमारा स्पर्श व्यंजन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है हिंदी में कुल वर्ण कितने, हिंदी में कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन है पहला 44, अगला ऑप्शन है 33, अगला ऑप्शन है 52 और अगला ऑप्शन है 48। तो अगर पूछा जाता कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं तो सेकंड आंसर हमारा सही हो जाता, लेकिन वहां पर क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है हिंदी में कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो कुल वर्ण लिपियां हिंदी में हमारी 52 है। अब अगला प्रश्न एक और भी हो सकता है कि लिपियां किसे कहते हैं, अर्थात लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी वर्ण को लिखने के लिए जो संकेत प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भी वर्ण को लिखने के लिए जो जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो हिंदी में कुल वर्ण लिपियां 52 हैं। तो उत्तर हमारा तीसरा सही है, 52। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख से करते हैं, केवल मुख से, उसमें नाक का सहयोग नहीं रहता है, ऐसे वर्णों को निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण हम केवल मुख से करते हैं उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो ऐसी ध्वनि को हम युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे बच्चा, अड्डा, इक्का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो व्यंजन आपस में साथ साथ में लिखे हुए हैं और यहाँ पर अड्डा में भी आधा डा और डा, इक्का में आधा का और का वर्ण एक साथ होने के कारण ऐसी ध्वनियों को हम युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 6 है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें हम, पहला ऑप्शन है स्वर कहते हैं, दूसरा है लिपि कहते हैं, अगला है ध्वनि अथवा व्यंजन कहते हैं, अगला ऑप्शन है। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं और मौखिक भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि हमारे मुख से निकली हुई वायु को हम ध्वनि कहते हैं और ध्वनि जो है वो मौखिक होती है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हमारे स्वर हैं। प्रश्न नंबर 8 है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। प्रश्न नंबर 8 है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। पहला ऑप्शन का, खा, गा और घा, इनमें से कौन सा वर्ण चारों से संबंधित है। तो का, खा, गा और घा चारों विकल्प जो हैं आपके वो स्पर्श व्यंजन और कंठ ध्वनि से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं कि अघोष और महाप्राण से संबंधित है कि नहीं है। तो अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष के अंतर्गत आता है। तो ये आपका पहला वर्ग हो गया और ये दूसरा वर्ग हो गया, वर्ण हो गया। का पहला वर्ण हो गया और खा दूसरा वर्ण हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा और चौथा वर्ण जो है वो अघोष नहीं है, तो दो विकल्प केवल सही रह गए जाए।
अब देखते हैं कि महाप्राण ध्वनि कौन सा विकल्प इसमें है, दो में से कौन सा वर्ण ऐसा है जो महाप्राण रह गया है। तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो अब दोनों में अगर हम देख लेते हैं जाकर के, तो का पहला वर्ण है और खा दूसरा वर्ण है। तो खा तो इसके अंतर्गत आ रहा है जाकर के अघोष के अंतर्गत, और दूसरा जो 2 नंबर है जाकर के वो महाप्राण वाले में भी आ रहा है कि दूसरा अक्षर जो है जाकर के अघोष में भी है और दूसरा अक्षर महाप्राण में भी है, इसलिए खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर जो है उत्तर वो सही है। अगला प्रश्न है, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है संयुक्त, अल्पप्राण, अंतस्थ और महाप्राण। तो जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र अक्षर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण दीर्घ संधि स्वर है। क्वेश्चन को ध्यान देंगे, निम्न में कौन सा वर्ण दीर्घ संधि स्वर है। विकल्प है हमारे बड़ा आ, ए और ओ। तो दीर्घ संधि स्वर के अंतर्गत आ, ई और ऊ अक्षर आते हैं। दीर्घ संधि के स्वर के अंतर्गत आ, ई, ऊ आते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा पहला सही है, आ। निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। जो स्वर दूसरे स्वरों की सहायता से बनते हैं ऐसे स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जो स्वर मूल स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं ऐसे स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ए, अगला ऑप्शन है बड़ा ऊ और अगला ऑप्शन है ओ। तो यहाँ पर ए, ओ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं और जो बड़ा ऊ अक्षर है वो हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि ए, ऊ का निर्माण मूल स्वरों के निर्मित होने से बनता है। मान लेते हैं आ और ई से ए का निर्माण हुआ, ऐसे ही आ और ए से ए बना, आ और ए से ओ बना। तो इन स्वरों का निर्माण हमारा मूल स्वरों से हुआ है, इसीलिए संयुक्त स्वर है और बड़ा ऊ हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों के द्वारा होता है ऐसे व्यंजनों को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। और हमारे हर वर्ग के प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। का वर्ग का 5वां वर्ण अंगा, चा वर्ग का अंतिम वर्ण या, ऐसे ही का से पा वर्ग तक 5वां वर्ण नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 हमारा सही है, या अक्षर नासिक व्यंजन है।